नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतर रहे हैं जो कई मायनों में अनोखा है। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में बसा है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ, मतलब एक भूमिबद्ध लैंडलॉक्ड देश। अक्सर ऐसे देशों को आप जानते हैं, विकास में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन बोत्सवाना इसने दुनिया को चौंकाया है अपनी राजनीतिक स्थिरता से, अपनी अर्थव्यवस्था से जो बढ़ रही है, और हाँ, चमचमाते हीरों से। इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो अफ्रीका के कई दूसरे देशों से काफी अलग है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो बोत्सवाना के सफर की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। कैसे ये देश, जो आज़ादी के वक्त शायद अफ्रीका के सबसे गरीब मुल्कों में से एक था, आज महाद्वीप के सबसे स्थिर और कहना चाहिए समृद्ध लोकतंत्रों में गिना जाता है। 1966 में स्वतंत्रता मिली, उसके बाद से लगातार लोकतंत्र और स्थिरता कैसे बनाए रखी। अपने बेशकीमती प्राकृतिक खजाने, खासकर हीरे, उनका प्रबंधन इतनी समझदारी से कैसे किया, और आज दुनिया के नक्शे पर इसकी क्या अहमियत है। ओके, इस कहानी के कई दिलचस्प पहलू हैं। बिल्कुल, इसे परत दर परत खोलते हैं। और शुरू करने से पहले एक हैरान करने वाली बात बताती हूँ। सोचिए, एक तरफ तो ये देश दुनिया में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, शायद सबसे ज्यादा हाथी यहीं हैं, और दूसरी तरफ इसका एक बड़ा हिस्सा विशाल सूखा कालाहारी रेगिस्तान है। हाँ, ये विरोधाभास कमाल का है ना? ये विरोधाभास ही बोत्सवाना को और भी ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले जरा नक्शे पर इसकी जगह को ठीक से समझ लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में है, और ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इनसे घिरा हुआ है। कोई समुद्री तट नहीं। राजधानी है गैबोरोन, वो दक्षिण पूर्वी कोने में है, दक्षिण अफ्रीका की सीमा के पास ही। हाँ, बिल्कुल बॉर्डर पे। और यहाँ की जमीन, जैसा हमने कहा, एकदम अनोखी। लगभग 70% हिस्सा तो कालाहारी मरुस्थल का है, यानी रेत, झाड़ियाँ, सूखा। लेकिन फिर उत्तर पश्चिम में है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय डेल्टा, ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा? हाँ, एक विशाल नखलिस्तान जैसा, जहाँ नदियाँ समुद्र तक पहुँचने के बजाय रेगिस्तान की रेत में ही खो जाती हैं और एक अद्भुत वन्य जीव आश्रय बनाती हैं। ये तो कमाल का नज़ारा होगा। बिल्कुल, और देखिए व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये भौगोलिक स्थिति, खासकर इसका लैंडलॉक्ड होना, जी, आमतौर पर किसी देश के लिए एक बड़ा नुकसान माना जाता है। राइट, है ना? व्यापार महंगा, दुनिया से जुड़ाव मुश्किल। हाँ बिल्कुल। लेकिन बोत्सवाना ने इसे अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। ओकावांगो डेल्टा जैसी जगह, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है, इसने देश को एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक पहचान दी है। अच्छा, ये सिर्फ पानी और वन्य जीवों का संगम नहीं है, ये पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन गया है, जो अर्थव्यवस्था में भी अच्छा खासा योगदान देता है। हाँ, तो एक तरफ रेगिस्तान की चुनौती है, दूसरी तरफ डेल्टा का वरदान। ये बोत्सवाना की कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इसके इतिहास पर आते हैं, और उस राजनीतिक स्थिरता पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आजादी से पहले ये इलाका ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, बेचवानालैंड प्रोटेक्टोरेट कहते थे। हाँ, प्रोटेक्टोरेट। इसे 30 सितंबर 1966 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और नाम हुआ बोत्सवाना। Here's where it gets really interesting. आजादी के बाद अफ्रीका के कई देशों ने राजनीतिक अस्थिरता देखी। हाँ, बहुत उथल-पुथल रही। लेकिन बोत्सवाना, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग रही। आजादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ लगातार राजनीतिक स्थिरता और बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन बना रहा है। चुनाव नियमित रूप से होते हैं, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा है। ये कैसे संभव हुआ जब आसपास के कई देश संघर्ष कर रहे थे? हाँ, स्थिरता वाकई असाधारण है, और इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक तो शायद आजादी के समय यहाँ जातीय तनाव उस स्तर पर नहीं था जैसा कई अन्य अफ्रीकी देशों में देखा गया। अच्छा, हाँ, मतलब चवाना समुदाय बहुसंख्यक था, और एक तरह की कह सकते हैं सामाजिक एकजुटता पहले से मौजूद थी। दूसरा, इसके पहले राष्ट्रपति सिरित्से खामा, वो एक दूरदर्शी नेता साबित हुए। उन्होंने लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुत सावधानी से आर्थिक योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक कोखुतला प्रणाली, जो स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विचार विमर्श का मंच थी, उसे आधुनिक लोकतंत्र के साथ जोड़ने की कोशिश की। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ी। तो ये पारंपरिक और आधुनिक का मिश्रण था। हाँ, कुछ हद तक। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये राजनीतिक स्थिरता सिर्फ अपने आप में एक उपलब्धि नहीं है, ये वो मजबूत नींव बनी जिस पर देश का भविष्य खड़ा हुआ। जब बाद में यहाँ हीरे मिले, तो इसी स्थिरता और कह सकते हैं अपेक्षाकृत
कम भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था ने ये सुनिश्चित करने में मदद की कि उस दौलत का इस्तेमाल देश के विकास में हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, न कि वो कुछ नेताओं या गुटों की जेब में जाए। सही बात है। बिना स्थिरता के हीरे शायद वरदान की जगह अभिशाप बन जाते। अच्छा, तो ये पारंपरिक व्यवस्थाओं और आधुनिक लोकतंत्र का एक सफल मिश्रण था जिसने स्थिरता में योगदान दिया। अब जरा यहाँ के लोगों और संस्कृति पर भी बात कर लेते हैं। आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 26 लाख। आपने बताया कि मुख्य जातीय समूह स्वाना है, जिनका देश के नाम पर भी असर दिखता है। हाँ, बोत्सवाना मतलब स्वाना लोगों की भूमि। ओके, भाषाओं की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा सेत्स्वाना है, जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, और आधिकारिक कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। धर्म में ईसाईयत प्रमुख है, लेकिन पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं का भी प्रभाव दिखता है। और संस्कृति सुनने में आता है कि लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, कहानी कहने की कला और जनजातीय रीति रिवाज आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। हाँ, और ये सांस्कृतिक पहलू भी अहम है मेरे ख्याल से। अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा होना, जैसा आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, शिक्षा, इन सब के लिए फायदेमंद रहा। इसने बोत्सवाना को बाहरी दुनिया से जोड़ने में मदद की। सही, लेकिन साथ ही सेत्सामाना भाषा और स्वाना संस्कृति की प्रमुखता ने देश के भीतर एक मजबूत साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने में शायद मदद की हो। जब एक बड़ी आबादी एक जैसी भाषा और सांस्कृतिक जड़ें साझा करती है, तो वो सामाजिक एकता और स्थिरता के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। ये संतुलन, बाहरी दुनिया से जुड़ाव और अपनी जड़ों से जुड़े रहना, ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये भी बोत्सवाना की सफलता की कहानी का हिस्सा हो सकता है। मतलब भाषा और संस्कृति ने भी अनजाने में ही सही देश को जोड़े रखने में भूमिका निभाई। अब शासन व्यवस्था पर आते हैं। हमने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जी, लेकिन इसे अफ्रीका की सबसे पारदर्शी सरकारों में भी गिना जाता है। ये पारदर्शिता कितनी अहम रही है, खासकर जब देश के पास हीरे जैसी बेशकीमती चीज हो। देखिए, ये पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण रही है। कई देशों में जब अचानक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा मिल जाती है तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे अर्थशास्त्री रिसोर्स कर्स कहते हैं, मतलब संसाधन अभिशाप। संसाधन अभिशाप, ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जब प्राकृतिक दौलत विकास लाने के बजाय संघर्ष, भ्रष्टाचार, असमानता और तानाशाही को बढ़ावा देने लगती है। पैसा आसानी से आता है तो सरकारें अपने नागरिकों के प्रति उतनी जवाबदेह महसूस नहीं करती और फिर उस पैसे पर कब्जे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ओह अच्छा। टी बियर्स जैसी खनन कंपनी के साथ साझेदारी की शर्तें ऐसी रखीं जिनसे देश को अच्छा हिस्सा मिले। उस पैसे को बजट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संगठनों की रैंकिंग में भी बोत्सवाना का प्रदर्शन अफ्रीका के कई देशों से लगातार बेहतर रहा है। बेशक यहां भी भ्रष्टाचार है, कोई व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती। हाँ, वो तो है। लेकिन बड़े पैमाने पर लूट और अस्थिरता, जो रिसोर्स कर्स की पहचान है, उससे बोत्सवाना काफी हद तक बचा रहा। इसमें मजबूत संस्थानों और राजनीतिक इच्छा शक्ति का बड़ा हाथ रहा है। ये रिसोर्स कर्स वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो मतलब सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है, उनका प्रबंधन कैसे होता है ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब सीधे अर्थव्यवस्था पर आते हैं। हीरे, हीरे और हीरे, यही सुनते हम बोत्सवाना के बारे में। क्या वाकई अर्थव्यवस्था पूरी तरह हीरों पर ही टिकी है? हाँ, ये बात काफी हद तक सच है कि हीरा खनन अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। देश के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा और सरकारी राजस्व का भी एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े और कीमती हीरे यहीं मिले हैं। जब ये हीरे 1960 के दशक के अंत में खोजे गए तो ये बोत्सवाना के लिए मतलब एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने देश को गरीबी से निकालकर मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में लाने में बहुत मदद की। तो हीरो ने काया पलट कर दी। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हमने रिसोर्स कर्स के संदर्भ में बात की, एक ही चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता, उसमें हमेशा एक जोखिम भी होता है। हाँ, वो तो है। सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरे की कीमतें गिर जाएं या भविष्य में ये खदानें खाली होने लगें, तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इसी खतरे को भांपते हुए बोत्सवाना की सरकार पिछले कुछ समय से अर्थव्यवस्था में विविधीकरण लाने की कोशिश कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हीरे के अलावा दूसरे क्षेत्रों को भी मजबूत करना। एग्जैक्टली। और ये दूसरे क्षेत्र कौन से हैं जिन पे ध्यान दिया जा रहा है? मुख्य रूप से तो पर्यटन है, जिसका जिक्र हमने ओकावांगो डेल्टा के संदर्भ में किया था। हाँ। इसके अलावा पशुपालन, खासकर मवेशी पालन, जो पारंपरिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है। वित्तीय सेवाओं और थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं।
मकसद ये है कि अर्थव्यवस्था के कई इंजन हों ताकि एक के धीमे पड़ने पर दूसरे चलते रहें। सो व्हाट इज दिस आयल मीन? इसका मतलब है कि बोत्सवाना अब सिर्फ हीरों के भरोसे नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या ये विविधीकरण की कोशिशें कामयाब हो रही हैं? क्या नई नौकरियां बन रही हैं? क्योंकि सुनने में आता है कि इतनी तरक्की के बावजूद वहाँ गरीबी और बेरोजगारी अब भी बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर युवाओं के लिए। ये बिल्कुल सही है और दिस रेजेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विविधीकरण कहना आसान है, करना मुश्किल है ना? नई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए कुशल कामगार चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, निवेश चाहिए। बोत्सवाना इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। पर्यटन बड़ा है, लेकिन वो भी काफी हद तक हाई एंड और विदेशी पर्यटकों पर निर्भर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी बहुत छोटा है। इसलिए हाँ, गरीबी और बेरोजगारी और साथ ही आय की असमानता, ये समस्याएं बनी हुई हैं। देश एक तरह से चौराहे पर खड़ा है। हीरों से मिली समृद्धि को कैसे एक स्थायी और समावेशी विकास में बदला जाए, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। सही। विविधीकरण की सफलता ही बोत्सवाना के अगले अध्याय की कहानी लिखेगी। ये तो बहुत अहम बात है। चलिए पर्यटन पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि ये विविधीकरण का एक प्रमुख स्तंभ माना जा रहा है। आपने ओकावांगो डेल्टा का जिक्र किया और चोबे नेशनल पार्क का भी नाम आता है, खासकर हाथियों के लिए। हाँ, चोबे नेशनल पार्क वो तो जैसे हाथियों का महासागर है। अच्छा। कहते हैं वहाँ अफ्रीका में हाथियों का सबसे घना जमावड़ा देखने को मिलता है। वाह। पर्यटक खास तौर पर वहाँ सफारी के लिए आते हैं, जीप में घूमते हुए जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखना। हाँ, सफारी। इसके अलावा ओकावांगो डेल्टा में वो पारंपरिक डूंगी होती है, मुकोरो। हाँ, स्थानीय नाव। फिर कालाहारी में डेजर्ट एडवेंचर और प्रकृति के करीब रहने के लिए इको टूरिज्म का अनुभव लेना। हाँ। ये सब बोत्सवाना को एक खास डेस्टिनेशन बनाते हैं। सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है। और ये सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं है, ये पर्यटन मॉडल भी काफी हद तक बोत्सवाना की सोच को दर्शाता है। उन्होंने हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म पर जोर दिया है। हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट, इसका क्या मतलब? मतलब कम संख्या में पर्यटक आएं, लेकिन वो ज्यादा खर्च करें ताकि पर्यावरण पर बोझ कम पड़े और स्थानीय समुदायों को भी फायदा हो। अच्छा, ये तो अच्छी सोच है। हाँ, ये उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, हाँ जी। उसको भी दिखाता है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीवों को बचाने के लिए काफी सख्त नीतियां अपनाई हैं। ये प्राकृतिक खजाना न केवल अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है, बल्कि ये दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि विकास और पर्यावरण का संरक्षण साथ साथ चल सकता है। इन जगहों को बचाए रखना सिर्फ आज के पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि बोत्सवाना के टिकाऊ भविष्य के लिए भी जरूरी है। तो ये है बोत्सवाना की कहानी के कुछ अहम हिस्से। एक स्थिर लोकतंत्र, हीरो से मिली दौलत का समझदारी भरा इस्तेमाल, अद्भुत प्रकृति का संरक्षण और एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान। इन सबको एक साथ साधना, ये वाकई एक मिसाल है। सही कहा आपने। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में और शायद दुनिया में भी एक केस स्टडी की तरह है। ये दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रबंधन, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, दूरदर्शी नेतृत्व और सामाजिक स्थिरता, ये सब मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ हीरों की चमक की नहीं है, बल्कि ये अच्छी नीतियों की, पारदर्शिता की और शायद थोड़ी किस्मत की भी कहानी है। इसने साबित किया है कि एक छोटा, जमीन से घिरा देश भी अगर सही रास्ते पर चले तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है और दुनिया में सम्मान पा सकता है। हाँ। बेशक चुनौतियां अभी भी हैं, जैसा हमने विविधीकरण और असमानता के बारे में बात की, लेकिन जो हासिल किया गया है वो कम नहीं है। बोत्सवाना का अनुभव वाकई प्रेरणा देता है, खासकर उन देशों के लिए जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है। उन्होंने हीरे जैसी संपदा को अभिशाप बनने से रोका और विकास का इंजन बनाया। ये सब सोचते हुए एक सवाल जहन में आता है, आज दुनिया बदल रही है। फोकस पारंपरिक संसाधनों से हटकर नई तकनीक, हरित ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों की तरफ जा रहा है। ऐसे में बोत्सवाना के अनुभव से खासकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने में, भविष्य की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज या बदलती ग्लोबल सप्लाई चेन, इनके लिए तैयार होने में और ये सुनिश्चित करने में कि विकास का लाभ सब तक पहुंचे, आज के संसाधन संपन्न राष्ट्र क्या सबक सीख सकते हैं? वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचा जा सकता है और कौन सी रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है? इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।